नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नियम 134A को लेकर के इन दिनों प्रदेश में भ्रम की स्थिति बनी हुई। दरअसल सरकार नियम 134A को खत्म कर आरटीई के तहत दाखिले का ऐलान किया। अब आरटीई के तहत प्री प्राइमरी और पहली क्लास तक आवेदन भी मांगे गए। इसके लिए 25 अप्रैल आखिरी तारीख है, लेकिन स्थिति यह है कि अब तक न तो आवेदन मिले हैं, ना ही कोई दाखिला आरटीई के तहत हुआ। कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि आरटीई के तहत प्राइमरी और पहली क्लास तक दाखिलों का प्रावधान है, तो दूसरी क्लास के ऊपर के विद्यार्थियों के एडमिशन कैसे होंगे। भ्रम की इसी स्थिति से अभिभावक और बच्चे दोनों परेशान हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। कांग्रेस के लोगों ने ये पूछो कि 134 से 2007 में नियम बनाया था, तो जो 2007 से लेके 2014 तक उन्हीं की सरकार थी। तो जरा एक बच्चे का नाम बता दे जिसका एडमिशन कराया था। एक सिंगल बच्चे का भी एडमिशन कांग्रेस की सरकार में होया नहीं। और 134A अगर किसी ने लागू किया तो हमने लागू किया। 134A हमने 2015 में 134A लागू किया और हमने एडमिशन किया। अब की बार हमने एक निर्णय लिया कि हम 134A को छोड़ के आरटीई को लागू करेंगे। उसमें हमें ये फायदा है कि उसमें 25% बच्चे जो हैं, उसमें 25% बच्चों का एडमिशन हम करा सकते हैं और जिसका खर्चा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 60% वो देंगे, 40 हम देंगे। जबकि 134A में हम 10% का कराते हैं। तो ये सोच के हमने उसका किया। दूसरी बात जो है वो कह रहे कि हमारे दबाव में किया, तो हमने एक नया नियम बनाया। वो 134 का यूटर्न बिल्कुल नहीं है ना, वो 134 जैसा है। 134 बिल्कुल अलग था और दो नियमों को एक साथ आप लागू कर ही सकते हैं। अगर आप चाहोगे भी मैं आरटी भी लागू कर दूंगा और 134 भी लागू कर दूंगा, आप कर नहीं सकते, आप एक ही को लागू करेंगे। तो लेकिन हमने विचार किया कि आरटी तो पहली क्लास से शुरू करेंगे ना जी, हम पहली क्लास के एडमिशन करेंगे, फिर वो दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते 8वीं तक जाएंगे। तो उस पर हमने एक विचार किया कि जो बड़ी क्लास के बच्चे थे, वो दूसरी से लेके और 12वीं तक के जो बच्चे थे, तो उनका जो ऑप्शन था एडमिशन का वो समाप्त हो गया बिल्कुल भी। उस पर विचार करते हमने निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करके इनके एडमिशन कराएं। जो हमारी पहली राशि थी वो कम थी। अगर मान लो उसमें मैं कहें उनका एडमिशन नियम तो समाप्त कर दिया, लेकिन हम कहें कि एडमिशन करो तो शायद दिक्कत आती। तो हमने उस पर क्या किया कि जहाँ 300 रुपये थे पहले से 5वीं तक के, हमने उसको 700 रुपये कर दिया। और जो 6ठी से 8वीं तक जो 500 रुपये थे उनको बढ़ा के हमने 900 रुपये कर दिया। और जो 9वीं से 12वीं तक 700 रुपये थे उनको बढ़ा के हमने 1100 कर दिया। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूल ऐसे हैं जो उसमें एडमिशन करने के लिए तैयार हैं। तो हम अब ज़्यादा बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे पहली क्लास से ये बच्चे दूसरी में आएंगे तो ये ऑप्शन दूसरी का समाप्त हो जाएगा। जब ये दूसरी वाले तीसरी में जाएंगे तब तीसरी तक ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। जब तीसरी वाले चौथी में जाएंगे तो फिर ये ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता 8वीं तक जब चले जाएंगे तो ये ऑप्शन समाप्त। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यह भी कहना है कि निजी स्कूलों का एक भी पैसा सरकार के पास बकाया नहीं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं बार बार ये कि वे राशि दी नहीं सरकार ने। अभी मेरे पास उनकी यूनियन भी आई थी, मैंने उनकी यूनियन से भी कहा है कि भाई आप कोई डिमांड भेजो तो सही, कोई सरकार को बताओ तो सही किसके पैसे देने। अब अगर वो डिमांड करेगा तो हम पैसे दे देंगे। मैंने यूनियन को कहा कि आप सारे स्कूलों का आप ही लेके आ जाओ, एक बार आप मुझे बताओ किसका पैसा देना। जिसके पैसे जिस स्कूलों ने क्लेम किया था उनके सारे पैसे दे दिए। हमारे पास आज की तारीख में किसी का एक पैसा भी नहीं देता। तो शिक्षा मंत्री की बात को आपने सुन लिया और हमेशा की तरह बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का सबसे अहम है। सवाल यह है कि गरीब बच्चों के भविष्य के साथ आखिर ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। खिलवाड़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भ्रम की स्थिति है। 134 से है, आरटीई है, कैसे होगा, क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरा सवाल यह है कि आरटीई के तहत आखिर दाखिले फिर अभी तक हुए क्यों नहीं, क्योंकि अभी आपने शिक्षा मंत्री को सुना, कह रहे हैं कि आरटीई हमने लागू किया है और लेकिन दाखिले हो नहीं रहे। तो सवाल इस पर भी है कि आरटीई के तहत फिर दाखिले हो क्यों नहीं रहे। सवाल तीसरा अहम यह है कि 134A को लेकर के ये भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है, ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं।
सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोक दल के। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका स्वागत। राम अवतार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल संघ की तरफ से। राम अवतार शर्मा जी, आपका भी स्वागत। और विमल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिभावक संघ की तरफ से। विमल किशोर जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि 134A और आरटी दोनों को लेकर के अभी स्थिति समझ में नहीं आ रही, और यह हम यूं कहें कि भ्रम की स्थिति जैसी है। कैसे इसको देखा जाए? और अभी तक आरटीई को लेकर के, अगर आप कह रहे हैं कि आपने आरटीई को लागू कर दिया है, तो एडमिशन फिर क्यों नहीं हो रहे हैं? सवाल यह भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं रिएक्शन चाह रहा हूं आपका विधु रावल जी। देखिए, हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए आरटीई को लागू कर दिया। 134A में कुछ खामियां थी, उसको देखते हुए आरटीई को लागू किया। अब 25% आरक्षित कर दी गई सीटें निजी स्कूल में गरीब अभिभावकों के बच्चों के लिए। इसके साथ साथ जो दिव्यांग विकलांग बच्चे हैं उनके लिए, और जो पेरेंटलेस बच्चे हैं, फादरलेस बच्चे हैं, उनके लिए अपने नियरेस्ट स्कूल में 25% सीटें जो है आरक्षित कर दी गई। इसमें कंफ्यूजन किस तरह का है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 16 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो गए। अंतिम तिथि आवेदन करने की 25 तारीख है। 29 तारीख को इसको अलॉट कर दिए जाएंगे स्कूल। पहले जहां पर भी आरटीई लागू हुई है वह पहली क्लास से ही लागू होनी थी। पहली क्लास के या नर्सरी क्लास के या केजी क्लास के बच्चों ने आवेदन किया है। लेकिन एक स्थिति थी कि आज से पहले वाली जो व्यवस्था थी, जो 134A जिसको बोलते थे, 134A उस नियमावली का एक अंश था जिसके तहत गरीब बच्चों के एडमिशन हुआ करते थे। तो उन बच्चों का क्या होगा? तो उसके लिए भी हरियाणा की सरकार ने जिस प्रकार से आज तक अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उसी के चलते हुए हमने कहा कि नहीं, जो जिनका पहले भी एडमिशन हुआ है वो भी, उनको भी हम कवर करेंगे। यानी कि नए एडमिशंस जो होंगे वो आरटीई के तहत होंगे, लेकिन पहले जिनके एडमिशंस हुए हैं वो जब अगली क्लास में जाएंगे उनको 134A वाले लाभ सभी मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ हमने जो निजी स्कूल्स की एक बड़ी डिमांड थी फीस बढ़ाने की, हमने पर चाइल्ड कॉस्ट जो थी उसको बढ़ा दिया। और जिसका जो अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने पैकेज में, आपके पैकेज में अभी भी बताया है। देखिए, 134A नियम के तहत पहला एडमिशन जो किया था वो भाजपा की सरकार ने किया था। पहला भुगतान किया भाजपा की सरकार ने किया। तो ऐसा कहना कि दूसरे लोगों को भ्रम फैलाने का अवसर मिल गया, ये ठीक नहीं रहेगा। दूसरे लोगों के पास बहुत कुछ है उत्तर करने के लिए, विशेष रूप से ये कि जब उनकी सरकार थी वो गरीब बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं करवा पाए, कोर्ट की बार बार दखल देने के बावजूद। लेकिन हम लोगों ने जिस प्रकार से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने पहले 134A को लागू किया, उसको प्रभावी बनाने के लिए हर वो प्रयास किया, बहुत बार समझौते किए। और अब जब 134A की कुछ कमियों को देखते हुए, जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 है, जो आरटीई जिसको बोला जाता है, राइट टू एजुकेशन, उसको हमने लागू किया और उसको कठोरता से लागू कर रहे हैं। हमने नोडल अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए हैं। कोई भी किसी प्रकार की शिकायत आ रही है तो उसका निपटारा करने के लिए भी जो है नोडल अधिकारी हर ब्लॉक पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अधिकारी हैं, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देख रहे हैं, और जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं वो ब्लॉक पर देख रहे हैं। तो हम किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति को, ठीक है, चलिए, आपने कहा कि इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, मैं थोड़ा और समझता हूं इसको। विमल किशोर जी, आप अभिभावक संघ की तरफ से जुड़े हुए हैं, 134A या आरटीई, आपको लग रहा है कि क्लैरिटी है इसके अंदर? विमल किशोर जी, आवाज मिल रही क्या आपको? आवाज नहीं आ रही। विमल किशोर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, विमल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। राम अवतार शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मुझे लगता है राम अवतार शर्मा जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। महिमा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, आपको लग रहा है क्लैरिटी है? आवाज नहीं आ रही। महिमा जी, जी 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 आयुष जी, बिल्कुल पूरी तरह से दुविधा में है, न सिर्फ अभिभावक, न सिर्फ स्कूल, और बल्कि मैंने तो आज रिसर्च करते हुए देखा कि मीडिया, आयुष
आप ये देखेंगे कि दो तरह की रिपोर्ट हो रही है अलग अलग समाचार पत्रों में। अब वो सरकार की तरफ से सूचना देने में कमी है या नहीं है, इस बात को अध्यापक संघ के महासचिव ने स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने ये बयान किया कि सरकार जो है वो नए नए फरमान देकर के शिक्षकों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में ही स्वीकृत पदों में से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। और उसके अलावा यदि आप देखें कि 134A को लेकर के जब पहले फैसला आया, देखिए जब सिर पर आपके पड़ी बात पिछले साल तो उसमें तो विलंब था ही, और इस साल भी मार्च अप्रैल के महीने में जब पता है सरकार को कि दाखिले होने हैं, जैसा पंचायत चुनाव के लिए भी हुआ है, वो बात हम बार बार कर चुके हैं कि जब सिर पर आकर पड़ती है, आनंद फानंद में ये सरकार उठा करके कुछ भी गैर नीतिगत फैसले कर देती है जिसके पीछे कोई संवाद विशेष समूह के साथ या कोई उसके पीछे रिसर्च, कोई शोध नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि बस जो भी मन में आया वो मनमर्जी का फैसला उठाकर के ऊपर डाल दिया, फिर अगले दिन उसको वापस ले लिया, चाहे वो विकास का फैसला हो, चाहे वो ये 134A का फैसला हो, और फिर अंत में इनको सहारा किसका लेना पड़ता है? जो कांग्रेस की दूरदर्शिता के प्रमाण है, जो कानून जैसे राइट टू एजुकेशन, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिसे अपने यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे, तो वो राइट टू एजुकेशन जिसकी धज्जियां प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री होते हुए, गुजरात मुख्यमंत्री होते हुए जिस राइट टू एजुकेशन की धज्जियां उड़ाई, आज उसी राइट टू एजुकेशन का सहारा हरियाणा की सरकार को लेना पड़ रहा है। लेकिन उसके अंदर अभिभावकों को, नए शिक्षकों को इस बात पर कोई क्लैरिटी है, कोई सूचना जिस तरह से दी जानी चाहिए थी शिक्षा विभाग की ओर से या मंत्रालय की ओर से, वो उस तरह से दी नहीं गई है या लोगों की समझ में कमी। अब ये इसका स्पष्टीकरण बाकी दोनों प्रवक्ताओं को भी आवाज मिल जाए तो हो जाएगा कि वाकई वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई, क्योंकि मैंने जितना जाना, समझा, पढ़ा, मुझे ये समझ में आया कि सरकार की तरफ से, क्योंकि आज की भी यदि आप देखेंगे, आज और कल के जो बयान है उनमें भी यही आता है कि अभी उसके ऊपर पूरे तरीके से काम चल रहा है और मई के दूसरे हफ्ते तक जाकर के ये एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। वो भी जब समय आएगा सामने तो सबको पता चल जाएगा। विजेंद्र जी क्या आपको लग रहा है क्लैरिटी है? आवाज भी आ रही है? जी विजेंद्र जी मेरा सवाल ये है, आपको लग रहा है 134A या आरटी को लेकर के जो सरकार बात कह रही है उसमें कुछ क्लैरिटी आपको नजर आ रही, कोई स्पष्टता है उसके अंदर? नहीं, देखिए आयोगी की बिल्कुल भी स्पष्टता नहीं है और बिल्कुल मामले को उन्होंने उजागर से रख दिया है। और ये सरकार पता नहीं कब पार्लियामेंट में तारीख रहना आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, तो नहीं आया। कुछ दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि धारा 134A खत्म, और अब हमारे को सुनने में आ रहा है कि धारा 134A फिर से लागू होगी। और इसी प्रकार के कितने सारे ऐसे फैसले हैं सरकार के लागू करते ही फिर वापस ले जाते हैं। देखिए आयुष जो 134A है जो कानून बना था, 10% इसके लिए रिजर्वेशन किया गया था बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए। हिंदुस्तान के लिए बड़े शर्म की बात, 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, 86th अमेंडमेंट था वो, जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में लेकर के आए थे, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14th ईयर ऑफ एज। तो कंपल्सरी फ्री एजुकेशन है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में इतना ज्यादा हिस्सा एक अशिक्षित है, उसके बावजूद भी इसके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी इसको लागू करते हैं, कभी इसको निकाल देते हैं। आज भी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अब इन्होंने कह दिया कि हम पहली क्लास तक यानी केजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास तक आरटीई के तहत हम एडमिशन करेंगे, 30% का रिजर्वेशन देंगे, और सेकंड क्लास से आगे हम खत्म करेंगे, फिर क्या जाते लागू करेंगे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, अगर इससे कोई लागू नहीं करते हैं, जिसका बच्चा 5वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहता था, 8वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहता था, क्या वो आरटी के अंदर आता है? नहीं आता है। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो वो भी गरीब है जो कॉलेज का एडमिशन ले रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में जो कॉलेज का एडमिशन दे रखा है स्कूलों में, उन बच्चों का रिइंबर्समेंट का क्या सिस्टम होगा? आयु दिन बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में अपने हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को जितना इग्नोर इस सरकार ने किया, शायद ही किसी सरकार ने किया होगा। यहाँ तक कि गरीब बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है।
देखिए एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री ने खुद विधानसभा में बताया था कि हरियाणा प्रदेश में 171 कॉलेज है और 171 कॉलेज में से 40 कॉलेज आज भी रेंटेड बिल्डिंग के ऊपर चल रहे, किराए की बिल्डिंग रखे और 127 कॉलेज। रेडू साहब, कुल मिलाकर के आपने भी कहा कि क्लैरिटी नहीं है और आपकी तरफ से भी जो बातें कही गई, मुझे लग रहा है कि विधु रावल जी के संज्ञान में है, वो जवाब देंगे। मैं सर एक एक कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं आऊंगा आप लोगों के पास, नहीं तो चर्चा में फिर और समय मिलेगा नहीं। 2 मेहमान और हैं सर, एक सेकंड। मैं विमल किशोर जी आपसे समझना चाह रहा हूं। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। विमल किशोर जी मुझे बताइए, क्या आपको लग रहा है, आप अभिभावक संघ की तरफ से जुड़े हुए हैं, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है, सरकार ने जो बात बताई आपको समझ में आई? हमारे को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन सरकार पूरी कंफ्यूज है। सरकार ने अभी तक ये बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे बताएं पूरे हरियाणा में एक दिन शेष रह गया है फार्म जमा कराने का, एक भी निजी स्कूल ने दाखिल किया हो या एक भी स्कूल ने फार्म जमा किया हो। हम तो पूरा हरियाणा देख रहे हैं, एक भी प्राइवेट स्कूल में एक भी बच्चे का फार्म नहीं लिया गया। किसी शिक्षा अधिकारी के पास कोई सूचना नहीं है, कच्ची पक्की सूचना है, वो वहां भेज रहा है, वो वहां भेज रहा है, वो वहां भेज रहा है। नंबर 1 आरटी हो गई। अब तो 34 की बात करें, उसके तो फार्म ही नहीं निकाल रहे। कभी कहते हैं बहाल हो गई, कभी कहते हैं हट गई, फिर कहते हैं हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। मतलब इनके पास कोई नीति नहीं है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूलें ठीक नहीं कर पाते, नहीं तो बच्चे वहीं पढ़ लें। आज पिछली बार वो सत्यवीर जी बैठे थे बीजेपी के, बोले कोई पेरेंट्स है क्या? मैंने 3 पेरेंट्स बुला रखे हैं जिनका एक साल खराब हो गया 134 के चक्कर में। हाई कोर्ट तक धक्के खाए ये लोग, सरकार कार्रवाई नहीं करती। आलो हाई कोर्ट में अगर लग गया, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करती सरकार? मेरे पास 3 अभिभावक बैठे हैं जिनका 1 साल खराब हो गया 134 में, वो तो अलग मामला हो गया। अब आईटी की बात करें तो इन्होंने एक कंडीशन लगाई है, फैमिली आईडी वेरीफाई होनी चाहिए। फैमिली आईडी वेरीफाई करने में 1-2 महीने लगा रहे हैं ये लोग। इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार बनाता नहीं जब तक फैमिली आईडी वेरीफाइड ना हो। डोमोसाइल बनाते नहीं ये लोग, इनके पोस्टल बंद पड़े हैं, एक दिन में कौन क्या कर लेगा। पूरे हरियाणा के दावे के साथ कह रहा हूं मैं, आईटी में एक भी स्कूल संचालक ने एक भी फार्म जमा नहीं करा। हमारे पास जो सूचना है छोड़ते रहे, हम ये कर जुम्मे में और हर स्कूल बार बार यही कहता है कि हम आरटी की आरटी के तहत एडमिशन देने के लिए क्या है, बस कि गवर्नमेंट इसकी कंडीशन तो क्लियर करे। अब गवर्नमेंट रूल कंडीशन क्लियर नहीं करेगी तो आप स्कूल को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल आ गए। ठीक है मालदार स्कूलों ने डिमांड की है। ठीक है एक बार आरटी के तहत स्कूलों ने मांगा है कि हम आरटी के तहत एडमिशन देने के लिए क्या है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। एक सेकंड पहले विमल जी को कंप्लीट करने दें। ठीक है रेडू साहब, ठीक है सर, ठीक है एक सेकंड। विमल जी को विजेंद्र रेडू जी, विमल जी कंप्लीट कर। विमल जी, एक भी स्कूल में एक बच्चे का फार्म नहीं लिया गया। डीएससी ने ऑर्डर करे हैं बकायदा, आप फार्म भरिए और स्कूलों में जमा कराइए। अब डिपार्टमेंट ने कोई स्कूलों में कोई मेल नहीं भेजी या कोई आदेश जारी नहीं हुए। मैं हैरान हूँ, पिछली बार जब 34 में बच्चों का टेस्ट लिया गया, टेस्ट क्लियर हो गया, स्कूल अलॉट हो गया, जब 10% बच्चे पढ़ाने थे वो तो ये दाखिले करवा नहीं पाए ये लोग। 25% कैसे दाखिले करवा लेंगे? चलिए क्या लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। चलिए विमल जी ने अपना सवाल उठा दिया। एक सेकंड, राम अवतार शर्मा जी। अरे झूठ बोलना, राम अवतार शर्मा जी, ठीक है विमल मत करो, आप जुमलेबाज हो। ठीक है एक सेकंड। अरे विमल जी ठीक है, चलिए ठीक है विमल जी आपने अपनी बात रख दी, अब उसका जवाब लेंगे। विमल जी एक सेकंड शांत रहें। विधु रावल जी भाई अपनी बारी का इंतजार करिए, अभी एक मेहमान और है, पहले अभी आप आराम से बैठे, पहले धैर्य से। एक सेकंड, राम अवतार शर्मा जी। विमल जी आपने अपनी बात रख दी, राम अवतार शर्मा जी 134 से आरटी, ये जो अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या जो आरटी का फैसला लिया सरकार ने, एक प्रतिक्रिया आपके सर। विमल जी समय दे दिया, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, अब दूसरे से सवाल पूछने दें। राम अवतार जी, एक तो अभी हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को सुना, चूंकि एक चर्चा में आप लोग भी मेरे साथ जुड़े थे, आपने कहा कि पुराना जो है छात्रों का वो आप लोग को मिला नहीं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, वो सारा पेमेंट हो चुका है, कोई भी बकाया नहीं है सरकार के ऊपर। पहला सवाल। दूसरा,
क्लैरिटी क्या आप लोगों को भी है आरटीई या फिर 134A को लेकर के जो स्थिति है? देखो, प्राइवेट स्कूलों को तो क्लैरिटी है, पर सरकार के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, इनके शायद इस चीज की नॉलेज कम है, और अभिभावक संघ के जो साथी हैं उनको भी नॉलेज कम है। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ है, इसमें प्रावधान है कि नेबरहुड स्कूल बनेंगे 1 किलोमीटर के दायरे में और 3 किलोमीटर के दायरे में। अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल आता है कहीं भी, किसी भी शहर में या गांव में, अगर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो पहले वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। अगर 3 किलोमीटर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में आएगा। रही बात 134A की, तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हमने पहले भी बात करी थी, और आज भी हमारे स्कूल के करोड़ों रुपया पेंडिंग पड़ा है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लागू किया है ये भी गलत है। अगर सरकार की मंशा ठीक है तो हम बच्चे को मांग रहे हैं कि जैसे पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इनको अलाउंस दिया जाए, बच्चे के खाते में सीधे पैसे डाले जाएं। आप स्कूलों को क्यों बीच में ले रहे हैं? आप किसी और चीज को क्यों बीच में ले रहे हैं? आप अगर ठीक तरह से गरीब के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो गरीब के बच्चों को अकाउंट में पैसा डाल दें। जैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, टीचर्स को अपने बच्चे पढ़ाने का अलाउंस सरकार देती है, उसी प्रकार इनको अलाउंस दे और वो सीधा उनके खाते में जाए। मैं आरटी की बात करूं, देखो 134A में तो करोड़ों रुपए हमारा हरियाणा सरकार की तरफ है, जो पैसे आप सरकार करिए कि हमने पैसे दे दिए हैं। मैं भिवानी ब्लॉक का आंकड़ा आपको देता हूं, कम से कम 25 करोड़ रुपया भिवानी ब्लॉक का, मैं भिवानी ब्लॉक का मैं और रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। मैं बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जी को बताना चाहता हूं, रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मेरे पास सारा क्लेम नंबर बता दीजिए, एक भी क्लेम नंबर बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। क्लेम नंबर एक भी बता। मैं एक स्कूल का नाम बताता हूं भिवानी का। आप क्लेम नंबर बताइए, क्लेम नंबर बताइए ना श्रीमान जी। 25 लाख रुपया एक भिवानी के स्कूल का। आप क्लेम नंबर बताइए, वो आप क्लेम नंबर बताइए। देखो, वो मैं सरकार के सामने डायरेक्ट सामने क्लेम नहीं करा, मैं बात करूंगा। नहीं एक स्कूल का 25 लाख रुपए हमारे एक स्कूल का पेंडिंग पड़ा है। गलत कह रहे हैं, गलत जानकारी। ठीक करा, मैं गलत नहीं कह रहा। और आप एक बात बताइए, जब हम एक चीज मांग रहे हैं, बार बार सरकार से एक बात कह रहे हैं, हमारी एसोसिएशन एक बात करिए, स्कूल संचालक एक बात करें कि सरकार की गरीबों को पढ़ाने की नीयत है, ठीक है, तो वो बच्चों के अकाउंट में पैसा क्यों नहीं डालते? आप अपने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अलाउंस देते हैं। इसी प्रकार को अगर सरकार की नीयत इन गरीब बच्चों का सहयोग करने की है, इन बच्चों को पढ़ाने की है, तो ये पैसा उनके सीधे अकाउंट में डालें। बच्चे की मर्जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट का मतलब क्या होता है कि बच्चा जहां मर्जी जिस मर्जी स्कूल में पढ़े, उसको आप लोग बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलिए राम अवतार जी, ये आपने सही बात उठाई है, मैं इस पर अब जवाब ले लेता हूँ। विदु रावल जी, आपने पैनल बहुत बड़ा बनाया हुआ है और सभी के जवाब मुझे देने हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे ध्यान से एक बार सुनेंगे। पहले राजनीति पर आ जाते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि असमंजस की स्थिति है, और यहाँ पर जो दोनों नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें असमंजस नहीं है, शायद राजनीतिज्ञों को असमंजस हो। तो पहली बात तो ये एगोंदा फेस हो गया, ठीक है। कांग्रेस की आदत जिस प्रकार से देख रहे हैं हम, हर विषय पर भ्रम फैलाना और भ्रम को किस प्रकार से आग दी जाए, किस प्रकार से वो और बढ़े। यानी जब से जनता ने नकारना शुरू कर दिया प्रदेश और देश की, तो उन्होंने नीति बनाई, इफ यू कांट कन्विंस पीपल, कंफ्यूज देम। अगर आप लोगों को समझा नहीं सकते तो उनको बहका दीजिए। इसी के तहत वो एक के बाद एक छोटे छद्म आंदोलन वगैरह करते जा रही है। ये नीति के तहत आज इनका बयान था। अब मैं सीधा चलता हूं। विजेंद्र रेड्डी जी ने मोटे मोटे तौर पर बातें तो ठीक है, लेकिन वो भी एक पार्टी के प्रवक्ता है, उन्हें वो भी प्रतिबद्धता पूरी करनी थी, उन पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। दूसरा, अभिभावक संघ के मेरे साथी ने बड़ी अजीब बातें कही, मुझे दुख लगा, व्यक्तिगत रूप से दुख लगा। क्योंकि अभिभावकों के लिए अगर किसी सरकार ने कोई काम किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है। मैं एक बार टाइम लाइन दे देता हूँ। यहाँ भी आप गलत हैं। राम अवतार जी, आप नहीं, आप सुन लीजिए। नहीं, राम अवतार जी, आप अपने सामने बोलिए। देखिए, इस तरीके से कुछ कोई फायदा नहीं है, पूरी चर्चा खराब होगी। आप बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, वो आपके बीच में बोलेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। राम अवतार जी, राम अवतार शर्मा जी, सुनिए भाई। देखिए, आप लोगों की बात को सबने सुना ना धैर्यपूर्वक, एक एक करके सब लोग बोले, अच्छा रहेगा। विदु रावल जी, मैंने 5 लोगों के सवालों का उत्तर देना है। एक तो कमल किशोर जी, झूठ बोलना गलत है आपका ना, आप बता दीजिए हमने कहा झूठ बोला, आपको समझ नहीं है। आप झूठ बोल के बेकार हो जनता को।
आपको समझना है, आपकी बुद्धिशील हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप मंद बुद्धि व्यक्ति हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चों की जिंदगी आपकी खराब हो रही है, आप हम राजनीति झूठ कर रहे हो, नहीं बोल बच्चों की जिंदगी रहे, खराब क्या हो रही झूठ बता दो क्या बोला, चलो बोल रहे हो ना। डिबेट को छोड़कर आप यही बता दो है। झूठ एक क्या भी बोला। बच्चे का फार्म जमा नहीं हुआ, हाँ, 4 अभी महीने बता, से तो वो 34 डाटा लेकर आया। धक्के खा रहे हैं, एक भी फार्म अरे जमा आप झूठ बोल रहे हो, नहीं हुआ। अभी साबित करता हूं मैं, अभी साबित करता हूं, इसी डिबेट में एक साबित करता हूं एक कि आप झूठ दिखाओ, बोल रहे एक, हाँ हाँ करो करो अ, करो साबित। अच्छा तो इस अब पहला यही कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये है मेरे पास, चलिए मैं एक बार ये निकलवा रहा हूं अपनी टीम से, ये निकालकर इसी डिबेट में इनको देकर जाएंगे जिस बच्चे के एडमिशन हुए हैं। चलिए इसके साथ साथ मैं अभी पहले ये जानकारी दे दूं कि ये जो हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम है ये 1995 में बने थे। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकार को समय मिला था 134 को और 134A को लागू करने का, क्योंकि रूल्स फ्रेम हो गए थे 2003 में। ये अमेंडमेंट आई जाकर 2007 में, जिसमें 25% से घटाकर कांग्रेस की सरकार ने 10% कर दिया। ठीक है, पहली बात तो ये, तो इंडियन नेशनल लोकदल की जब आपने सरकार विधानसभा में उनके पास कर दिया ना, अरे राम अध्यादेश अरे कमल लाया किशोर था, जी आपको आपने कुछ बोलना विधानसभा पड़ेगा। पास कर दिया। कमल आप हाँ, तो नियंत्रित बात करेंगे क्या बता। डिबेट को हाईजैक करना चाहते हो क्या? मैं चुप हो जाऊं, आप ही बोलेंगे केवल डिबेट में, केवल एक ही आपके पास ये लिखा है, हमें हम ना बोले। नहीं विमल आप कुछ अपने ठीक समय है, में बोलिएगा ना, एक सेकंड। ये जो मैंने लिखा आप भी लिखा करो बोलो ना। बोलो बोलो। अभिभावक संघ क्यों पेन और लिखा पेपर पड़ा लिखो मेरे जो पास, मैं कह रहा हूं। मेरे को 25 साल हो गए ये काम करते हुए। 25 साल से अभिभावकों का नुकसान कर रहे हो आप, 25 साल हो गए आपको। चलिए नहीं, अब ध्यान से सुनने, आप अरे करो। भाई ध्यान से सुन। सुनाओ। अच्छा तो अभी मैं पहले ये बता दूं कि अटल जी का एक स्वप्न था स्कूल चले हम, ये वो कार्यक्रम था जिसके तहत एक बहुत सारे कार्यक्रम निकले थे, चाहे सर्व शिक्षा अभियान का हो, चाहे मिड डे मील का हो, चाहे हर प्रकार से बच्चों को स्कूल में भेजने का प्रयास हो। ये ब्रेन चाइल्ड वहां से पार्टी की उपलब्धियां नाम बताओ, ये बताओ। भाई साहब ये रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं चुप, ऐसे लोगों को डिबेट में क्यों बुला लेते हैं? विमल जी सुनिए ऐसे डिबेट चलेगी। उपलब्धियां बता रहे हो, शिक्षा का बताओ जो बात है। सुनिए आप अपने समय में बताइएगा ना जो बताना है, जो मुझे बताना है मुझे बताने दो, मुझे जो बताना है वो मैं बताऊंगा, आप अपने समय में बताइएगा। आप तो अटल बिहारी आयुष जी क्या मैं बता सकता हूं? चलिए विमल जी देखिए, समय अभी भी खराब कर रहे हैं ना आप, चाह रहे हैं समय खराब ना हो, फिर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसमें मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं कि नहीं सर आप मत बोलिए, सर आप मत बोलिए, समय खराब हो रहा है। धैर्य रख ले, सुन ले, मैं सबको समय दे रहा हूं, अपनी अपनी बारी में सब बोल लें, बस इतनी छोटी सी बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी अपनी बारी में बोलें सब। विदुर आवाज इसका ब्रेन चाइल्ड जो है अटल जी की सरकार के दौरान रखा गया था। इसके बाद नियम बने, और ये ठीक है कि कांग्रेस की सरकार में 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया और इसकी नियमावली 2011 में बनी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी रजिस्टर करना चाहता हूं कि 2014 में केंद्र से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 134 से लागू नहीं हुआ। ये अभिभावक संघ वाले जो 25 साल से बैठे थे, ये क्या कहा कबूतरबाजी कर रहे थे, तो एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं करवा पाए। हमने जो एडमिशन करवाया, लाखों बच्चों का एडमिशन करवाया, करोड़ों का भुगतान किया, हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन 25 साल से राजनीति कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं 2010 से लेकर 2013 तक 27 टाइम 27 बार माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्टैंडिंग रिमांड्स दिए सरकार को, पूछा आप बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं करते, लेकिन उन्होंने अभिभावक संघ वाले जो ये राजनीति के लोग थे, ये किसके द्वारा पोषित है दर्शक समझ जाएंगे, तब ये क्यों नहीं बोले। अब जब हमने करोड़ों रुपए का भुगतान किया, और अब मैं राम अवतार जी के सवाल के दाखिले हुए हैं, झूठ मत बोलो। अरे भाई चुप हो जाओ, भगवान के लिए झूठ ना बोलो। चलो अच्छा, अब राम अवतार जी की बात का जवाब दे दूं मैं। बोलने जा रहे हो, पता नहीं कहाँ अटल बिहारी की बात पहुंच गई हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 34 के दाखिले कब अरे होंगे? आप चुप होंगे क्या? दाखिले कब होंगे? आप क्या बता आयुष रहे हो? जी, अरे ये क्या ऐसे बता रहे हो आप? चलिए आरोप की बात करना तो सरकार है, उन्होंने कहा ना वो इसी चर्चा में आपको वो जवाब दे करके जाएंगे, वो बताएंगे कि कितने एडमिशन हुए, नहीं बताएंगे तो मैं मान लूंगा कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। विमल जी मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं बार बार, मैं समय खराब करूं सबका यहाँ पर, थोड़ा सुने भाई, धैर्य क्यों नहीं है इतना, सुन ले पहले। अच्छा विदुर रावल जी, अब मेरे को सिर्फ ये अरे भाई उन्होंने कह दिया विमल जी केवल आपको कहना है तो मैं सबको म्यूट कर देता हूं, आप अपनी बात कहते रहिए आराम से, फिर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है ना, चर्चा में दोनों पक्ष होंगे। आपने कहा कि इतने एडमिशन हुए, उन्होंने कहा वो इसी चर्चा में बता के जाएंगे, नहीं बता के गए इस चर्चा में तो मैं मान लूंगा एक भी एडमिशन नहीं हुए, प्रदेश की जनता देख रही है ना, अब थोड़ा धैर्य रखिए। विदुर रावल जी
विमल मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, इसलिए आपने एक सवाल पूछा और आपने मुझे झूठा बोला। मैं अब आपको झूठा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको तस्वीर जरूर दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हो तो ये एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन की तरफ, पढ़ पा रहे हो तो ये बच्चों के एडमिशन के फॉर्म्स हैं जो हुए हैं। पढ़ पा रहे होंगे ना, इतना तो सामान्य हिंदी तो पढ़ पाते होंगे ना, ये पढ़ पा रहे हैं। अभी तक हम जरूर ये मान रहे हैं कि अभी एडमिशन कम हुए हैं। फिर बीच में बोल रहे हैं विमल जी, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। अपने समय में क्या करेंगे? अगर मेरे ही समय में बोल देंगे तो अपने समय में क्या बोलेंगे? विमल जी आपने तो कहा था एक नाम बता दीजिए भाई, देखो तो दिखा रहे इतने सारे। अब मैं नाम बता दूं? मैं बच्चे का नाम गुप्त रखूंगा, बच्चे का पिता का चलिए नाम गुप्त रख करके ठीक है विमल जी। देखिए फिर अब समय खराब हो रहा है, उनकी बात सुन आप तय कर लीजिएगा और दर्शक तय कर लेंगे कि झूठा कौन है। ठीक है, अब मुझे जल्दी से राम अवतार जी की बात का जवाब देना है। देखिए राम अवतार जी ने कहा कि बच्चों के कि स्कूलों के भुगतान नहीं हुए। देखिए भाई साहब, पहला रुपया दिया गया 134 के तहत भाजपा की सरकार ने दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, रामविलास शर्मा जी उस समय थे 2015-16 में, आप सभी के साथ बैठक की। बहुत कम पैसे रखे गए थे, उसको बढ़ाकर 300, 500 और 700 की 3 स्लैब्स रखी गई। इसके तहत आपने जो पहला जो क्लेम लिया वो 2016-17 में आपने 13 करोड़ 60 लाख का क्लेम हमने दिया। मेरे पास क्लेम के सारे नंबर हैं, आपको दे सकता हूं। अगला क्लेम जो था 2018-19 का, वो हमने 19 करोड़ 20 लाख दिया। इसके बाद जो अगला क्लेम था 19 और 20 वाला, इसका भी क्लेम, हालांकि कोविड काल शुरू हो गया था, इसके बावजूद 19 और 20 का भी 18.5 करोड़ रुपए, 18 करोड़ 35 लाख रुपए हमने उसके भी दिए। तो ये 3 हमने दिए। इसके बाद 2 साल तक, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल्स बंद थे, आपकी मांग लगातार रही कि आपको दिया जाए, लेकिन हमने पिछले साल इसको लेकर 21.5 करोड़ रुपए और रिलीज किए। अब ये टोटल डाटा जो बनता है, ये जाकर बनता है 68 करोड़ 75 लाख। इसके बावजूद भी हम आपसे इस ऑन डिबेट कह रहे हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं, हरियाणा पूरा देख रहा है इस डिबेट को, कि अभी भी आपको कह रहे हैं कि आपका एक भी स्कूल का कोई क्लेम बचा हुआ है। देखिए, सुखे कहना कि हमने पैसे लेने, इससे नहीं मिलते पैसे। क्लेम का नंबर बताइए कि आपने कौन सी डेट को क्लेम किया, क्लेम का नंबर क्या है, और अगर कहीं पर भी अनियमितता होगी, मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। राम अवतार शर्मा जी, क्लेम का नंबर है क्या? राम अवतार शर्मा जी, क्लेम का नंबर है क्या? क्लेम का नंबर दे सकते हैं राम अवतार शर्मा भी? राम अवतार जी म्यूट है, आप एक बार म्यूट को हटा लीजिए। राम अवतार जी एक बार म्यूट कर ले अपनी ऑडियो। हेलो जी हाँ, राम अवतार जी क्लेम नंबर दीजिए। जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात बताई है कि इसका पैसा, रामविलास जी एजुकेशन रजिस्टर थे, हमारी मीटिंग हुई थी और तभी ये पैसा निर्धारित हुआ था। परंतु उस टाइम में 9th से +2 का इन्होंने छोड़ दिया था। उसमें मीटिंग में खुल्लर साहब भी थे और रामविलास जी भी थे, और हमारे भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ, वो भी मंत्री थे, वो भी हमारी तरफ से गए हुए थे। तो पैसा दूसरी क्लास से और 8वीं तक का निर्धारित कर दिया। 9th से +2 का खुल्लर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि महीने 2 महीने बाद वो 9th से +2 का पैसा भी आपका निर्धारित करके दे देंगे। आज तक 2016 से लेके 2022 तक 6-7 साल का 9th से +2 का हमारा एक पैसा भी निर्धारित नहीं हुआ है। देना तो बहुत दूर की बात है। एक तो मैं आपको ये क्लेम की बात बता रहा हूँ कि सरकार हमारे से आंकड़े मांगेगी तभी तो क्लेम करेंगे ना हम। 9th से +2 के बच्चे, आपको भी पता है कि हमारे स्कूलों में 7 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, जिनका पैसे का निर्धारण नहीं हुआ है। एक तो वो पैसा निर्धारित हम बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, डायरेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं, साहब से भी मिल चुके हैं और अपना पक्ष रख चुके हैं कि 9th से +2 के पैसे का निर्धारण कर दिया जाए। आश्वासन मिलता है। विमल जी आपको आपकी बात का जवाब मिला। विमल जी आपने कहा कि एक नाम बताइए, आपने कहा एक नाम बताइए, विदुरावल जी ने दिखा दिया कि भाई कितने लोग हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता मोबाइल खोल के दिखा रहे हैं, मुझे सिर्फ गिनती बता के पूरे हरियाणा में बड़ा अभिशाप कोई हो नहीं सकता अभिभावकों के लिए। ये बता दो, तुम्हारी वजह से ही कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की गोद में बैठते हो तुम। मेरी बात 2010 में तुम सोए हुए थे, आज यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हो। गरीब बच्चों के नाम पर झूठे आदमी हो तुम। कितने बना दिया, क्या छोड़ी से तुम्हें किसने अभिभावक बनाया? अभिभावक संघ का अध्यक्ष मुझे पता है, बीजेपी जुमलों की बात है, कोई अभिभावक छोड़ नहीं सकता। जुमले मत छोड़ो, मेरा नंबर है, मुझे बोलने दो, इसको किसने बोलने दो, कहा तो इसको
मॉडल मुझे बनाया है, मुझे बोलने दो। कहाँ तो इस व्यक्ति को स्वागत अरे करना। स्वागत ये तो तो बोलते लेवलिंग नहीं करते आएगा। हैं। विदुर ये तो विदुर रावत जी, निजी स्कूलों अब में देखिए भाई पढ़ाया विमल जी की बात तो जाता है, सुनिए भाई, करते हैं। विमल जी की बात तो सुन भैया, लीजिए, आप कम से बताना कम सुनिए तो सही राम भाई। अवतार जी, आप मेरी अब बात की अभिभावक पुष्टि संघ की करें। तरफ से बोल रहे हैं तो भाई उनकी बात तो सुनना पड़ेगा ना, और उनकी बात जो है वो अभिभावक संघ की तरफ से कही गई बात है। सुन लीजिए विदुर रावत जी, सुनिए पहले विमल जी की बात तो सुनिए, विमल जी की बात तो सुनिए, विमल जी की बात तो सुनिए। अरे भाई उनकी बात तो सुनिए राम अवतार जी, आप पहले। एक बार बताना। विदुर रावत जी, विदुर रावत जी बात सुन ले, विमल जी की बात तो बताना। सुनिए। ये बदतमीज व्यक्ति जिसको डिबेट बैठने की तमीज नहीं है, जो दूसरों को झूठा झूठा बोल रहा था, अब ये किस मुंह से बात कर रहा है? ये देख रहे हो? जिस दिन झूठ बोलना छोड़ दोगे तो उनके अरे सहारा तुम लेना झूठ बोल पड़ेगा। रहे हो, जिस दिन झूठ लगातार बोलना झूठ बोल छोड़ रहे दोगे हो। तो ये उनके क्या है यहाँ सहारा पर? नहीं लेना पड़ेगा। ये जब इसको झूठ क्या बोलना कहते हैं? छोड़ दोगे हिंदी ना, पढ़ना आप जानते हो? मंदिर मस्जिद का अभिभावक सहारा संघ नहीं के लोगे। प्रधानमंत्री हैं, आप ये- हिंदी पढ़ना कितने जानते बताओ हो? ना, पढ़ कितने? सकते हो? ये बच्चों के कितने? आवेदन दिखा रहा हूं मैं। कितने फार्म जमा पढ़ो बताओ? पढ़ो, कितने इनको फार्म पढ़ो जमा अगर हुए पढ़ हैं? सकते हो, नहीं यहाँ तो कितनी मैं बात अभिभावकों किसी से को मांग नहीं करता हूँ। किसी को नहीं सारे देखिए विमल जी, आप कितने फॉर्म पर आ गए? अभी तो आपने चैलेंज किया चर्चा के अंदर कि कोई एक नाम बताइए, आपने कहा एक बताइए, वो इतने दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कितने हैं ये बताइए। कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो ना, अभी 25 तारीख तक की लास्ट डेट है। तुम्हें जल्दी आफत आ रही है। टीवी पर बैठकर यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हो, अभी फिजूल की नेतागिरी कर रहे हो टीवी पर बैठकर यहाँ पर। ये देखो नाम, ये देखो, एक के बाद एक कौन- नहीं, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना इस तरीके से विमल किशोर जी। मैं दिखाऊं ना, बोलो ना, अगर नाम बोल के दिखाना चाहिए। अच्छा, फोन नंबर बता दूं? एंकर बैठे फोन हैं, नंबर बता दूं? राम अवतार जी बैठे हैं, फोन नंबर बता दूं? जी बैठे हैं, कोई बता दे दिख बता रहा है दूं? तो। एक बार एक झूठ को साबित कर दिया, एक झूठ और कितने बता जमा दूं? हुए हैं? इसके बाद इस व्यक्ति को डिबेट से निकाल देना। मैं फोन नंबर टोटल बताता हूँ। हरियाणा में कितने जमा बता दो। ये ऐसे लोगों के कारण ही कांग्रेस ऐसे लोगों को मोहरा बनाती थी। इन्हीं के दम पर इतने साल बता दो तक भैया। अभिभावकों का अहित होता रहा। ये फिजूल की नेतागिरी करते हैं, इनको किसने? चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप से बाहर आते हुए, ठीक है एक सेकंड महिमा जी का एक रिएक्शन लेते हैं। ठीक है एक सेकंड, ठीक है चलिए विमल जी देखिए पर्सनल मत हो, पर्सनल ना हो, आक्षेप लगाएं लेकिन उसकी एक मर्यादा का ख्याल रखें। ठीक है एक सेकंड विमल जी। आयुष जी, मैं यहाँ पर फॉर्म का नंबर देने को ठीक है, तैयार हूँ। ठीक है अगर इस व्यक्ति को अभी भी अपनी गलती समझना है, ठीक है एक सेकंड, अगर ये विमल जी विमल जी विमल जी अल्टीमेटली भाई छात्रों का भला हो जाए, बच्चों का एडमिशन हो जाए, हमको इस पर फोकस रहना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से क्या हासिल होगा यहाँ पर? विमल जी धैर्य रखें। महिमा जी विदुर रावल जी शांत हो जाएं। विमल जी ठीक है, चलिए विमल जी आपने अपनी बात रख लिया, महिमा जी की बात तो सुन लें। महिमा जी, आयुष जी, भाजपा और उनके प्रतिनिधियों की जो नीति है वो है चिट्ठी मेरी पटरी मेरी, तानाशाही वाली, जो बुलडोजर चलाने वाली जो ये नीति है, जो खामोश हस्तक्षेप नहीं, हमारे अफसर में हस्तक्षेप नहीं, चिट्ठी मेरी पटरी मेरी, मेरे अफसर से भी मैं ही बोलूंगा, दूसरे के अफसर से भी मैं ही बोलूंगा। ये नीति भाजपा के लोगों की जो यहाँ बैठकर झूठ बोलते हैं। अगर लोगों को परेशानी ना होती ये बात बताओ मेरे को, अगर जनता को परेशानी ना होती चलिए ठीक है विदुर रावल जी, विमल किशोर जी, देखिए अब आप लोग आपसी आरोप प्रत्यारोप में केवल उलझे हुए हैं। कोई अर्थ नहीं है इसमें, कोई अर्थ नहीं इस चर्चा का, इसलिए विमल जी और प्रोफेसर विदुर रावल जी चलिए ठीक है, आप लोग के आपसी आरोप प्रत्यारोप हो गए हो तो थोड़ा शांत हो जाए। महिमा जी को सुने, ठीक है एक सेकंड नहीं विदुर रावल जी और विमल जी दोनों लोग शांत हो जाए। आप दोनों ने खूब आरोप प्रत्यारोप कर दिए, अब महिमा जी को सुने। महिमा जी की संस्कृति है, ठीक यही बात मैं कह रही थी आयुष जी, चिट्ठी मेरी पटरी मेरी, रहकर बात सुनना ये नहीं जानते, ये बुलडोजर साथ लेकर आते हैं डिबेट के ऊपर। ये भाजपा के प्रवक्ता डिबेट पर भी बुलडोजर लेकर आते हैं, क्योंकि संस्कृति स्कूलों में टीचर्स नहीं है, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है। यहाँ प्रवक्ताओं ने कहा कि असमंजस में हम नहीं है, सरकार है, उसको इन्होंने शब्दों का फेर कर दिया कि इन लोगों ने कहा कि असमंजस में हम नहीं, राजनीतिज्ञ हैं। राजनीतिज्ञों का तो नाम भी इस डिबेट पर नहीं आया, किसी प्रवक्ता ने नहीं लिया। लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं की जो बौखलाहट है, जो इन्होंने बात कही ना कि इफ यू कांट कन्विंस देन यू कंफ्यूज, वो भाजपा के प्रवक्ता करते हैं खामोश रहकर बात सुनना सीखें, अपने झूठों का पुलिंदा खुलते हुए देखने के लिए धैर्य रखकर बात करें डिबेट के ऊपर, क्योंकि भाजपा के ये प्रवक्ता खासतौर से ये जो प्रतिनिधि इस डिबेट पर बैठे हैं आयुष जी,
ये शायद भाजपा को सर्विस के बजाय डिससर्विस ज्यादा कर रहे हैं, मैं समझती हूँ। क्योंकि भाजपा जो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा है, जो सुषमा स्वराज की भाजपा है, जो भाजपा की संस्कृति है, वो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आरएसएस की शाखाओं में ये तो नहीं सिखाया जाता आयुष, ये तो मैं तौर पर बोल सकती हूँ। आरएसएस की शाखाओं में अनुशासन सिखाया जाता है, जो उनके बच्चों में बिल्कुल नहीं दिखता कि जाया करें तो वहाँ जाया करें। इनको बोले खामोश रहकर सुनना सीखें, बच्चों को क्या सिखाते विदु रावल जी सुन लीजिए। विदु रावल जी, अब देखिए आपने अपनी बात रख ली, विमल किशोर जी के बीच में भी आपने इंटरप्ट कर लिया, सुनिए कम से कम महिमा जी को। मेरे अफसर में भी नहीं, सबके अफसर में भी नहीं। खैर आयुष जी, ना डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, ना टीचर्स हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गृह मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके अपने गृह क्षेत्र के अंदर 1/3 से ज्यादा जो शिक्षकों के स्थान है, खामोश रहे, खामोश हो जाए करें। सिंगल और स्कूल में बच्चों को दिखाया जाता है, यहाँ पर भी भाजपा के जो प्रवक्ता है वो बिल्कुल बचपने वाला यहाँ पर व्यवहार करने के लिए आ जाते हैं। समझ में आता है जनता को, क्योंकि जिनके पास कोई जवाब नहीं है वो ऐसी चिंता ये चिल्ला की तो संस्कृति, ये जो उलझाने की, असमंजस में डालने की संस्कृति भाजपा दिख जाती है, साथ लेकर आते हैं। आयुष जी चुप कर नहीं सकते। आयुष जी आपको भी फेल कर देते हैं, भाजपा की तरफ का संचालकों को भी फेल कर देते हैं। यही काम ये बाहर जनता के साथ करते हैं, यही काम ये चर्चाओं पर। विमल जी भाई देखिए, सुन लीजिए, एक एक की बात सुनेंगे तो क्या अर्ज है उसमें? कुछ सही बात समझ में तो आनी चाहिए ना, जनता के लिए बोल रहे हैं आप सब, तो सब एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो हरियाणा की जनता भी कहेगी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में तो आ नहीं रहा। एक एक करके बोल लेना, धैर्य रखें। महिमा जी आयुष जी, मैं तो देखिए आपकी बात का, आप कहते हैं बोलिए तो मैं बोलती, लेकिन उसमें यदि दूसरों को आपकी बात का मान नहीं है, आप कहते हैं चुप हो जाए, तो बताइए इसमें क्या किया जाए? महिमा जी ठीक है, अपनी बात रखें। देखिए संस्कृति स्कूल में टीचर्स नहीं है। पहले इन्होंने कहा हिंदी मीडियम वालों के दाखिले नहीं होंगे, फिर कहा नहीं अंग्रेजी मीडियम वालों के होंगे, अब फिर उसके ऊपर कंफ्यूजन है। 134 के ऊपर कंफ्यूजन है, पंचायत चुनावों के ऊपर कंफ्यूजन है। जैसे ही कोई डेडलाइन आ जाती है उसी समय ये नए नए नियमावली लाने में लग जाते हैं, फिर बीच में बोलने लग जाते हैं, फिर बीच में बोलने लग जाते हैं। नहीं राम अवतार जी बोल रहे हैं, देखिए विदु रावल जी नहीं है महिमा जी। राम अवतार जी को मुझे लग रहा है कुछ समस्या। हाँ क्या राम अवतार जी, क्या सवाल है भाई आपका? मेरा सवाल ये है कि जो आज की ये डिबेट है, ये कांग्रेस और भाजपा के काम गिनाने की डिबेट है क्या? ये नहीं, पॉलिटिकल मेहमान है, सब अपनी बात रखेंगे। क्या कांग्रेस भाजपा क्या इस प्रदेश से बाहर, इस देश से बाहर थोड़ी ना है, और सबके कंसर्न है, इससे सबकी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है राम अवतार शर्मा जी की केवल प्राइवेट स्कूल संघ की बात मैं यहाँ पर सुनूंगा बैठ करके, या अभिभावक संघ की बात ही सुनूंगा। यहाँ सबका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, इसलिए धैर्यपूर्वक सुने। महिमा जी कंप्लीट करें। तो आयुष जी, मैं बात कर रही थी कि मैंने शुरू में ही प्रभु सिंह जी का नाम लिया था, जो अध्यापक संघ के महासचिव थे। उनके बयान की बात मैंने कही थी, वहां से असमंजस की बात मैंने शुरू की थी कि उन्होंने कहा है कि नए नए फरमानों के शब्द बता रही हूँ, शब्द ब शब्द नए नए फरमान शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में ही मैंने बताया कि स्वीकृत पदों से 1/3 से ज्यादा खाली पड़े हैं। उसके अलावा जो सारी बातें आपकी डिबेट पर बाकी संघ के लोगों ने भी कही, जो असमंजस की बातें कही, मैंने शुरू में ही कहा कि जो असमंजस है, जो क्लैरिटी नहीं है, वो अभिभावकों को अभी तक भी ये पता नहीं है। कुछ लोग आनंद फानंद में करवा पा रहे हैं, कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का नतीजा है कि गैर नीतिगत तरीके से जो सरकार ने डेडलाइन पार होने के बाद, पिछले साल के दाखिले तो हुए नहीं थे, नवंबर में जाकर तो ड्रॉ हो रहे थे पिछले साल, और इस साल भी जब उन्होंने आनंद फानंद में ये फैसले किए, उसका प्रचार, उसका प्रसार लोगों के बीच में वो नहीं कर पाए। तो इसलिए भाजपा ये बात पूरी करने देंगे आयुष जी, तो बात पूरी की जाएगी। चलिए ठीक है, नहीं अब मेरे पास समय नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि सब लोग एक एक करके बोले तो ज्यादा बेहतर है, आधा समय इसी में खराब होता है। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हमारी और यानी कि इंडिया न्यूज हरियाणा की ये उम्मीद है कि जितने बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो, क्लैरिटी हो, ताकि जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और बच्चों को सही समय पर उनका एडमिशन सुनिश्चित हो सके। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल